आइए देखें क्या है आज की खबरों में। महापौर राजकिशोर प्रसाद ने वार्ड क्रमांक 28 राजेंद्र प्रसाद नगर एवं वार्ड क्रमांक 22 शिवाजी नगर तथा वार्ड क्रमांक 24 महाराणा प्रताप नगर का वार्ड पार्षदों के साथ भ्रमण किया। इस दौरान पार्षदों द्वारा चिन्हांकित स्थलों का निरीक्षण कर साफ सफाई कार्यों का तत्काल निराकरण करवाया गया। राजेंद्र प्रसाद नगर स्थित दशहरा मैदान के पीछे गार्डन में कॉलोनी वासियों द्वारा घरों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ, प्लास्टिक, पन्नियां आदि वस्तुओं को इधर उधर फेंका जाता है, जिससे कॉलोनी में स्थित मैदान व गार्डन की सुंदरता खराब होती है। पार्षदों व महापौर ने कॉलोनी वासियों को समझाइश के साथ निवेदन भी किया। महापौर ने बताया कि सीवरेज ब्लॉकेज की समस्या वार्ड क्रमांक 22 एवं 24 में बहुत पुरानी है। इस समस्या के स्थायी निराकरण के लिए 14.43 करोड़ रुपए का प्राक्कलन तैयार कर शासन को भेजा गया है। जैसे ही शासन से स्वीकृति प्राप्त होती है, कार्य प्रारंभ किया जाएगा, जिससे दोनों वार्डों की सीवरेज की समस्या समाप्त हो जाएगी। दोनों वार्डों के अधिकांश घरों के सामने बनी नाले नालियों के ऊपर स्लैब टाइल्स लगाने की वजह से भी तत्कालिक समस्या के निराकरण के लिए बहुत सी दिक्कतें आती हैं। इसमें वार्डवासियों से सहयोग की अपेक्षा की है। वार्ड क्रमांक 28 राजेंद्र प्रसाद नगर एवं वार्ड क्रमांक 22 महाराणा प्रताप नगर भ्रमण के दौरान महापौर ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि वार्डों में नाले नालियों के किनारे उगी घास झाड़ियों की नियमित साफ सफाई का कार्य करवाएं तथा नालियों में पनप रहे मच्छरों से बचने हेतु दवाइयों का छिड़काव नियमित रूप से करें। मेरे द्वारा निगम क्षेत्र के निरंतर किए जा रहे दौरों की कड़ी में आज वार्ड क्रमांक 28 और वार्ड क्रमांक 22 में हमने दौरा किया और हमारे साथ उस वार्ड के पार्षद भी साथ में रहे हैं। तो साफ़ सफाई और सीवरेज का ब्लॉकेज का शिकायत मिली थी और उसको हमने देखा। तो सबसे पहले दशहरा मैदान के पीछे और क्षमता विकास केंद्र के आजू बाजू भी झाड़ियाँ जमी हुई है। उसके पीछे एक गार्डन है, थोड़ा वो भी झाड़ी उड़ी व्यस्त है, तो उसको भी हमने निरीक्षण किया है और वहाँ आदमी लग गए। हमने निर्देश दिया है कि ये सफाई का काम जो है निरंतर जारी रहे, चाहे नाली की सफाई हो चाहे ऐसे जंगल झाड़ी का हो, क्योंकि बरसात का मौसम है, मच्छर न पनपे और स्वच्छता बनी रहे, इसके लिए हमने अधिकारियों को निर्देश दे दिया है। साथ ही ये वार्ड क्रमांक 22 में कुछ सीवरेज का ब्लॉकेज का शिकायत हमें मिली थी। तो क्योंकि यहाँ का सीवरेज का बहुत पुराना सिस्टम बना हुआ है और लगभग चारों तरफ जो सीवरेज सिस्टम है पुराना होने की वजह से और कुछ लोगों के द्वारा सीवरेज लाइन के ऊपर भी निर्माण कर दिए जाने की वजह से कहीं कहीं उसका लाइन ब्लॉक हो गया है, कहीं बाधित हुआ है। तो उसके लिए बहुत दिन से हम प्रयासरत हैं और अभी आपकी जानकारी में बताना चाहूँगा कि वार्ड क्रमांक 22 और वार्ड क्रमांक 24 के सीवरेज लाइन को अस्थायी रूप से दुरुस्त करने के लिए 14.43 करोड़ का एक प्रोजेक्ट बना हुआ है विथ STP की। तो जैसे स्वीकृति आती है वो काम भी अपन शुरू कर देंगे, तो उसके बाद सीवरेज का जो है समस्या अस्थायी रूप से हल हो सकेगा। नमस्ते कोरबा न्यूज़ के लिए अजय अग्रवाल के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में बरसात के कारण कई तरह की संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। प्रदेश के अन्य जिलों के साथ ही कोरबा में आंखों से संबंधित कंजक्टिविटीज बीमारियों ने लोगों को जकड़ना शुरू कर दिया है। खासकर बच्चों में यह बीमारी तेजी से फैल रही है। डॉक्टरों ने इस बीमारी से लोगों को सावधान रहने की अपील की है। इस बीमारी से पीड़ित बच्चों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बच्चों ने बताया कि कंजक्टिविटीज बीमारी होने से उनकी आंखों में जलन के साथ ही खुजली की शिकायत है। कोसाबाड़ी में रहने वाले एक परिवार के पूरे सदस्य कंजक्टिविटीज बीमारी की चपेट में हैं, जिससे उन्हें काफी दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। नेत्र रोग विशेषज्ञ ने बताया कि आंखों में होने वाली ये बीमारी काफी तेजी से फैलती है। भीड़ भाड़ वाले इलाके में यह बीमारी तेजी से फैलती है, लिहाजा लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। इस बीमारी के लक्षण आंखों में जलन, खुजली, कीचड़ आना है। अगर ऐसा कोई भी लक्षण दिखाई देता है तो तत्काल चिकित्सकों की सलाह लें। देखिए, अभी जैसा बारिश का मौसम है तो बारिश के मौसम में बारिश में भीगने से और परागकण हो, डस्ट हो, केमिकल्स हो, इसकी वजह से और जो बीमारियां आ रही हैं वायरल फीवर, उसकी वजह से आंखों में कई तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसका सामान्यतः असर ज़्यादातर
होता तो सभी में है मगर ज़्यादातर बच्चों में देखने में आ रहा है, क्योंकि बच्चे लोग हाइजीन का ध्यान रखते नहीं हैं, बारिश में भीग जाते हैं और वायरल का संक्रमण उनको होता है, बुखार वगैरह, तो उसमें ये सब मामले ज़्यादा आ रहे हैं। जी, स्कूलिंग के बच्चे इसलिए ज़्यादा चपेट में आते हैं क्योंकि उसमें क्या है कि एक ही क्लासरूम में सब बच्चे पढ़ते हैं, तो अगर एक को संक्रमण होता है तो इससे दूसरे व्यक्ति को संक्रमण के संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। जैसे एक दूसरे का हाथ छू लेते हैं बच्चे लोग, या कपड़ा इस्तेमाल कर लेते हैं, या रुमाल का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उस वजह से आपस में बच्चों को इतना हाइजीन का ध्यान रहता नहीं है, तो उसके कारण ये ज़्यादा फैलता है। जिस व्यक्ति को अगर संक्रमण है, जिस बच्चे को संक्रमण है, तो उसको सामान्यतः लोगों से थोड़ा सा दूरी बना के रखना चाहिए, क्योंकि ये फैलने वाली बीमारियां होती हैं। तो जैसे किसी को वायरल फीवर भी है तो उसको भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये फैलेगा। और बाकी बारिश के मौसम में तो बच के रहना ही चाहिए बच्चों को, क्योंकि एक दूसरे से फैलता ही है। ये इसको कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, ये एलर्जिक और वायरल कंजक्टिवाइटिस, इन्फेक्टिव कंजक्टिवाइटिस ऐसा होता है। सर अभी वायरल इन्फेक्शन फैल रहा है सर, वही मेरे को भी हो गया आई में, इसी वजह से लगाया। ये घर से हुआ है कि स्कूल से हुआ है? सर स्कूल से हुआ है, मतलब ऐसे एरिया में फैल रहा था, ज़्यादातर मेरे दोस्त लोग का था सर, तो मैं भी इन्फेक्ट हो गया उसी में। तो आपके स्कूल में ऐसे कितने बच्चों को हुआ है? सर कम से कम सर 50 बच्चे लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं। तो क्या कारण बता रहे हैं? अभी आप यहाँ हॉस्पिटल आए हैं, कुछ बताया कि कारण क्या, सुरक्षा रखने के लिए कुछ बताया क्या? सर सुरक्षा रखने के लिए बोले सर कि जो इन्फेक्टेड है उससे दूरी बना के रखे, और जो आँख से डिस्चार्ज निकलता है उसको टच ना करें, और अगर टच कर रहे हैं तो जाके हाथ धोए। अगर किसी चीज़ को भी आप डिस्चार्ज निकलने के बाद छूते हैं तो आप इन्फेक्टेड हो जाएंगे और लोग को भी इन्फेक्ट करेंगे, ऐसा करके बताएं। तो क्या आपके बीच में आपके दोस्त यारों को हुआ था जिसके बाद आपको हुआ? यस सर। सर मेरे सामने सर मेरा दोस्त बैठता था सर, वो उसको उस दिन हुआ था सर वायरल, तो सर उसके बाद दूसरे दिन सर मैं भी उससे इन्फेक्टेड हो गया। तो अभी स्कूल में कुछ जागरूकता फैलाई जा रही है क्या, कि जैसे बच्चे लोग को बचाने कुछ बताया जा रहा है स्कूल में भी? सर अभी तो सर नहीं बताया जा रहा है उतना। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। कोरबा के उपनगरीय क्षेत्र कटघोरा में एक स्कूली बस और ट्रैक्टर की टक्कर हो गई। बस में कुल 40 स्टूडेंट सवार थे। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी बच्चे को कोई चोट नहीं आई। एक्सीडेंट के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। ट्रैक्टर ड्राइवर हादसे के बाद से फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। स्कूल से छुट्टी होने के बाद गरिमा इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चों को लेकर स्कूल बस वापस लौट रही थी। बस द्वारा स्कूली बच्चों को एक एक कर घर ड्रॉप किया जा रहा था। इस क्रम में बस में 40 बच्चे सवार थे। कटघोरा मार्केट के पास विपरीत दिशा से आ रहे एक ट्रैक्टर की बस से टक्कर हो गई। बस में स्कूली बच्चों के मौजूद होने के कारण मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। मेडिकल कॉलेज संबद्ध अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी नहीं रहती, लेकिन नर्सिंग स्टाफ कम पड़ जाते हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने नए मेडिकल कॉलेज के साथ ही नर्सिंग कॉलेज खोला जाना अनिवार्य किया है। कोरबा समेत कांकेर व महासमुंद में नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं, जहां नए गाइडलाइन के तहत अब नर्सिंग कॉलेज खुलेंगे। राज्य सरकार ने तीनों जिले में 100-100 सीट के नए सरकारी नर्सिंग कॉलेज खोलने की मंजूरी दे दी है। अगले शैक्षणिक सत्र अर्थात 2024-25 से तीनों नर्सिंग कॉलेज खुल जाएंगे। साथ ही प्रवेश की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। कोरबा में अभी मेडिकल कॉलेज के लिए स्वीकृत जमीन पर भवन निर्माण शुरू नहीं हुआ है। मेडिकल कॉलेज का संचालन झगरहा में IT कॉलेज भवन के आधे हिस्से में हो रहा है, जहां इस बार प्रथम वर्ष के साथ ही द्वितीय वर्ष की कक्षाएं भी लगेंगी। अगले साल तृतीय वर्ष की कक्षाएं भी लगानी पड़ेगी। इस तरह वर्तमान में संचालित मेडिकल कॉलेज कैंपस में नर्सिंग कॉलेज के संचालन के लिए जगह नहीं है। ऐसे में मेडिकल कॉलेज की तरह ही नर्सिंग कॉलेज की भी शुरुआत उधार के भवन से करनी होगी, जिसके लिए अब चिकित्सा शिक्षा विभाग ने उपयुक्त भवन की तलाश शुरू कर दी है, ताकि जल्द से कॉलेज खोलने के लिए सारी व्यवस्था की जा सके। नर्सिंग कॉलेज को मिली है मंजूरी, अलग होगा संचालन। कोरबा मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर अविनाश मेश्राम के मुताबिक केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत अब जहां भी नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, वहां नर्सिंग कॉलेज भी अनिवार्य रूप से खोले जाएंगे, जिसके तहत कोरबा मेडिकल कॉलेज के लिए भी नर्सिंग कॉलेज की मंजूरी मिली है। हालांकि उसके संचालन के लिए अलग से संसाधन उपलब्ध कराया जाएगा।
अभी मेडिकल कॉलेज का अपना कैंपस नहीं है। कैंपस निर्माण के बाद एक जगह दोनों कॉलेज का संचालन हो सकेगा। हाँ, ये ऐसी जानकारी मतलब मिली है कि नर्सिंग कॉलेज 100 सीटर का यहाँ खुलने वाला है और वैसे भी मेडिकल कॉलेज के साथ नर्सिंग कॉलेज अटैच रहता है ताकि जो भी नर्सिंग के स्टूडेंट है उनकी सेवाएं हॉस्पिटल में बराबर मिलती रहती सेकेंड ईयर से फाइनल ईयर तक, जिससे कि नर्सिंग सेवाएं और मरीज की देखभाल बेहतर तरीके से होती है। और काफ़ी हर्ष का विषय है कि अगर ये आ रही है जानकारी, खुल रहा है कॉलेज, तो इस शहर के लिए भी काफ़ी खुशी की बात है और एक माइलस्टोन डेवलप होगा शहर के लिए भी और मरीजों को भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हो। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि नर्सिंग कॉलेज में जो एडमिशन्स होते हैं वो कॉम्पिटिटिव व्यापम के थ्रू होता है एग्ज़ाम, तो उसमें अपने ज़िले के तो रहेंगे ही रहेंगे, ज़िले की जो मतलब जो कंपटीशन में आएंगे वो बराबर उन्हीं को वरीयता मिलेगी। इसमें ज़िले वाइज तो मैं नहीं समझता हूँ कि प्राथमिकता होगी। बस ये है कि नर्सिंग की सेवाएं हमारे मरीजों को मिलेगी और चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधाएँ बेहतर होंगी और इससे मरीजों का भला भी होगा और सुदृढ़ होंगी हमारी सेवाएँ। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। नारी शक्ति महिला मंडल कुसमुंडा के द्वारा सामाजिक दायित्वों के निर्वहन के प्रति जिम्मेदारी दिखाते हुए गायों को चारा खिलाया गया और छोटे बच्चे जिनकी मां नहीं है उनको दूध पिलाया। महिला मंडल नारी शक्ति की मीनाक्षी शर्मा ने बताया कि गाय की सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है। जो गाय की श्रद्धा भाव से सेवा करता है उसे सभी कुछ प्राप्त हो जाता है। हम मंदिरों व तीर्थों में जाकर पूजन करते हैं। वह सारे देवता समूह गौमाता में विराजमान हैं और आगे भी हम गायों की सेवा करते रहेंगे। हम सब यहाँ पर आए हैं, हमें बहुत अच्छा लगा है। सब हमारी महिलाएं ने सब यहाँ पे चारा खिलाए हैं, बच्चों को, छोटे बच्चों को दूध पिलाया है और हम सब एक पहल की है नारी शक्ति महिला मंडल में। गौ सेवा में मीनाक्षी शर्मा, रेखा शर्मा, ज्योति शर्मा, ममता शर्मा, निक्की कौर, इंद्रजीत कौर, नेहा अग्रवाल, आयुषी महंत, शारदा जायसवाल, पुष्पा पाल, रानी, सरिता अग्रवाल, परमिला, वंदना यादव, माही अग्रवाल, बलविंदर जोशी, अन्नू, कुसुम सिंह, चमेली महंत, रानी केवट, विशाखा केवट, मंजू मेहता सहित अन्य शामिल थे। छत्तीसगढ़ हेल्थ वेलफेयर सोसाइटी हमारी संस्था के द्वारा कुसमुंडा में श्री कृष्ण गौ सेवा धाम संचालित है। इसमें कुसमुंडा के नारी शक्ति महिला मंडल जो कि हमेशा चारा कुट्टी का सहयोग करते रहते हैं हमेशा, उनके द्वारा आज खुद गौशाला में आकर उनके द्वारा खुद हाथ से अपने हाथों से चारा और जो छोटे बच्चे हैं जिनकी मां नहीं है उनको दूध पिलाया गया और सभी को चारा वारा दिलाया गया और हमारे गौ सेवक भाइयों को सम्मानित किया गया। कुसमुंडा में लगभग 8 से 10 सालों से हो रही है गौ माताओं की सेवा, जिसमें चोटिल बीमार गौ माताओं की सेवा किया जाता है। काफ़ी समस्या होता था गौ माताओं के लिए, रोड में ट्रीटमेंट करने का व्यवस्था नहीं था, कभी स्थिति काफ़ी ख़राब हो जाता था तो गौ माताओं को कहाँ रखे कैसे रखे ऐसा व्यवस्था काफ़ी दिक्कत होता था। कुसमुंडा क्षेत्रवासियों के सहयोग से छोटा सा सेवा धाम चुनचुनी बस्ती कुसमुंडा में शुरुआत किया गया 2019 से, जिसमें नारी शक्ति महिला मंडल का भी काफ़ी सहयोग रहता है। पूरे कुसमुंडा वासी काफ़ी बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम में अपना भागीदारी बनते हैं। चोटिल गौ माता
चोटिल गौ माताओं के यहाँ लाकर ठीक किया जाता है, सेवा किया जाता है। जिस गौ माताओं की माँ नहीं है उनको यहाँ रखकर सेवा दिया जाता है। बिना माँ के ऐसे बहुत सारे बच्चे, 5 से 6 बच्चे हैं जिनको प्रतिदिन दूध का व्यवस्था किया जाता है। ये सारे सेवा पूरे कुसमुंडा वासियों के सहयोग से होता है। और कुसमुंडा क्षेत्र में कई मृत गौ माता रहता है, उनको विधि विधान संपूर्ण संस्कार करते हैं, जो पूरे कुसमुंडा बढ़ चढ़ के भी हिस्सा लेते हैं। और हमारा उद्देश्य है कि गौ माता पर कहीं अगर मृत हो तो फेंकाए ना, क्योंकि गौ माता को माँ की दर्जा दिया गया है भारत देश में। तो हमारा प्रयास है कि गौ माता जो माँ का दर्जा है उस दर्जा मिले, ऐसा हमारा पूरा प्रयास है। और कुसमुंडा के साथ पूरे कोरबा जिला में हमारा सेवा कार्य होता है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ गुरदेव सिंह की रिपोर्ट। बरसात का मौसम जो कि एक तरफ हरियाली लेकर आता है, जो दूसरी तरफ श्रावण जैसा पवित्र महीना भी। और इसी श्रावण के महीने में जमीन में रेंगने वाले जीव जंतुओं का बाहर निकलना बढ़ जाता है, जिसे लोग शुभ भी मानते हैं और दूसरी ओर उससे डरते भी हैं। बालको क्षेत्र से एक ऐसी ही घटना सामने आई है, जब सुरेंद्र प्रजापति नामक एक व्यक्ति के घर में जहरीला कोबरा सांप रूम के वेंटिलेटर में फंसा दिखा। सुरेंद्र प्रजापति की बेटी के द्वारा जब सांप को देखा गया तो वे डर से कांप उठी। सुरेंद्र के द्वारा देरी न करते हुए इस घटना की सूचना RCRS संस्था के अध्यक्ष अविनाश यादव को दिया गया। इसके तुरंत पश्चात अविनाश यादव के द्वारा बालको क्षेत्र में संस्था के सदस्य अजय को रेस्क्यू के लिए भेजा गया। मौके पर पहुंचे अजय के द्वारा देखा गया कि एक जहरीला कोबरा सांप रूम के वेंटिलेटर में फंसा हुआ है। इसके बाद बड़ी ही सावधानी से अजय के द्वारा सांप को वेंटिलेटर से निकाला गया और रेस्क्यू कर लिया गया। अजय ने सांप को रेस्क्यू करने के बाद घर वालों को सांप के बारे में सही जानकारी दी एवं इस बरसात के मौसम में सावधानी रखने के लिए समझाइश भी दी। अजय ने बताया कि हमारी संस्था RCRS जिले के हर क्षेत्र में रेस्क्यू का काम कर रही है और संस्था के सदस्य हर क्षेत्र में फैले हुए हैं। संस्था RCRS रेप्टाइल केयर एंड रेस्क्यू सोसाइटी एक रजिस्टर्ड संस्था है, जिसके हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके आप हमें रेस्क्यू के लिए बुला सकते हैं। किसी भी तरह के सांप एवं जीव जंतुओं से संबंधित रेस्क्यू के लिए हेल्पलाइन नंबर 9827917848, 9009996789, 7987957958 पर संपर्क करें। सांप कहाँ दिखा? ये भैया मोर घर अंदर में घुसे रही से सांप। मोर बच्ची है रही थे घर में, फोन करके बुलाए पापा एक सांप घुसे ऐसे करके। पड़ोस के लड़का मतलब बुलाए, मैं क्या हुआ है देखा तो मन पहचान करें कि नहीं तो जहरीला सांप है। तो खर बाद में अविनाश भैया पूर्व में एक बार अब बुलाए रहे हैं। तो मन फिर इसने कैचर करके मतलब पकड़ के लेके जंगल में छोड़ दिए। और अभी फोन लगाए तो भैया तो कहूँ बाहर में है, तो अपन मित्र मन ला साथी मन ला भेजी ने तो भैया मन आइन है और बोला पकड़ के अभी दिल्ली जाते जंगल में छोड़े। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। एक बार फिर प्रवर्तन निदेशालय ईडी की वक्र नजर कोरबा की ओर पड़ी है। इस बार नगर पालिक निगम कोरबा के कमिश्नर प्रभाकर पांडे के घर पर रेड पड़ी है। अल सुबह सूरज उदय होते ही एक टीम कमिश्नर पांडे के बंगले पर जा पहुंची और पिछले 5 घंटों से जांच कार्रवाई जारी है। ईडी की इस रेड से शहर में खलबली मच गई है। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि इस बार छापामार कार्रवाई में ईडी की 5 सदस्यीय टीम शामिल है। यह टीम सुबह 5 बजे कोरबा पहुंच गई और तब से आयुक्त पांडे के घर पर दस्तावेजों की जांच छानबीन की जा रही है। अफसर पहले दिल्ली से फ्लाइट लेकर रायपुर पहुंचे और रायपुर के बाद कोरबा आते ही सीधे कमिश्नर के घर पर दबिश दे दी गई। टीम के छापामारी की खबर से प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। सूत्र बताते हैं कि CG नंबर की 2 इनोवा गाड़ियों में ईडी की टीम दस्तावेजों की जांच कर रही है। न्यूज डेस्क, नमस्ते कोरबा न्यूज। इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स करना ना भूलें। नमस्कार।